हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का जो टॉपिक मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी फिजन पढ़ा, मल्टीपल फिजन पढ़ा और प्लाज्मोटोमी पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम लोग और जो दूसरे मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उनके बारे में स्टडी करेंगे और अगला जो मेथड है वो है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की आउटर सरफेस पर, बॉडी सरफेस के ऊपर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ नोन एज बड। ठीक है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बड की फॉर्म में पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस पर ही डेवलप होना स्टार्ट होता है। टाइम के साथ साथ वो साइज में ग्रो करेगा और फाइनली जब वो अपना फुल स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका होगा तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और एक नए ऑर्गेनिज्म के तौर पर एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बडिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? इन दिस प्रोसेस a small outgrowth, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बट, in this process a small outgrowth develops over the body surface of parent organism which grow in size and later detach from parent body to form a complete new organism। ठीक है, बडिंग में क्या होगा, जैसे हमने पहले बात की कि जो नया ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट बॉडी के सरफेस के ऊपर ही बड की फॉर्म में ग्रो करना स्टार्ट करेगा, साइज में ग्रो करेगा एंड फाइनली वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो बडिंग जो है ये आपको देखने को किस में मिलती है? देखिए, इसके कुछ फेमस एग्जांपल हैं, जैसे यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है और यूनिसेलुलर है। इसके अलावा एक और कॉमन सा ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल, आप सीधा एनिमल भी लिख सकते हैं, सिलेंट्रेट्स में आते हैं ये एनिमल। ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है, तो अब इन दोनों के अंदर जो बडिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चूंकि यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, तो जो बड ग्रो करता है वो सिंगल सेल की सरफेस के ऊपर ही ग्रो करता है, जबकि हाइड्रा में जो बड ग्रो करेगा वो, चूंकि पेरेंट बॉडी मल्टी सेलुलर है, तो जो बड ग्रो करेगा वो भी मल्टी सेलुलर बड ही होगा। डायग्रामेटिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये यहां शो कर दिया, ये यीस्ट का सेल है। ठीक है, यीस्ट के सेल पर इस तरीके से एक स्मॉल आउटग्रोथ की फॉर्म में बड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली जो बड है वो इस तरीके से सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एंड फाइनली स्मॉल यीस्ट सेल
get develop over the body surface of parent cell। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है यीस्ट के सेल का वो भी डिवाइड करता है, फिर इसका जो छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस का सेपरेट हुआ वो इस बड के अंदर मूव करेगा एंड लेटर ये जो बड है वो एक कंप्लीट सेल की फॉर्म में जो यीस्ट की सरफेस है उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यीस्ट के अंदर बडिंग जो है वो इस तरीके से होगी। आप बोल सकते हैं इसमें अनइक्वल सेल डिवीजन है। यीस्ट के अंदर क्या हो रही है? अनइक्वल सेल डिवीजन। जो पेरेंट सेल है यीस्ट का उसका कुछ अमाउंट साइटोप्लाज्म का और कुछ न्यूक्लियर अमाउंट जो है वो एक छोटे से सेल के फॉर्म में सेपरेट आउट हो रहा है, जबकि पेरेंट बॉडी जो है वो अपना ज्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल रिटेन कर रहा है। तो ये क्या हो गई? सेल डिवीजन तो है, सेल डिवाइड तो कर रहा है लेकिन क्या अनइक्वली कर रहा है। फिजन के अंदर हम पढ़ते हैं इक्वल सेल डिवीजन होती है, बाइनरी फिजन में इक्वल सेल डिवीजन होती है, पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अनइक्वल सेल डिवीजन है। ठीक है, और यीस्ट के अंदर कई बार क्या होता है कि इस तरीके से एक ही यीस्ट पेरेंट यीस्ट सेल के ऊपर कई सारे छोटे छोटे यीस्ट सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बड की फॉर्म में छोटी यीस्ट सेल आपको दिखाई दे रहे हैं वो सेपरेट आउट नहीं हो पाए। ठीक है, और एक स्यूडो फिलामेंट इन्होंने बना लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो फिलामेंट। ठीक है, द फिनोमेनन इज नोन एज टोरुलेशन। टोरुलेशन, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम दे देते हैं टोरुला। ठीक है, अगर जो यीस्ट के सेल हैं सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं और एक चेन की फॉर्म में वो प्रेजेंट रह जाते हैं पेरेंट सेल के ऊपर ही, तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है जो वास्तव में फिलामेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला क्या? स्यूडो फिलामेंट। ठीक है, स्यूडो मींस फॉल्स एंड फिलामेंट। ठीक है, तो फॉल्स फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं टोरुला, और इस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये इसको आप नाम देते हैं टोरुलेशन। ठीक है, तो ये केस है यीस्ट में। हाइड्रा के अंदर क्या है? हाइड्रा चूंकि एनिमल है तो एनिमल के अंदर एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल है, एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे। यहां पर हम यीस्ट वाला मेंटेन रखते हैं डायग्राम, और यहां पर मान लेते हैं एक हाइड्रा का जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। एक हाइड्रा का डायग्राम जो हम शो कर देते हैं यहां इस तरीके से। ठीक है, और यहां इसी में थोड़ा सा चेंज जो है धीरे धीरे लेकर के आते हैं। ठीक है, यहां पर एक स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये जो बड है वो धीरे धीरे क्या करेगा? विद द पासेज ऑफ टाइम ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा, किसमें? साइज में। अल्टीमेटली ये इस तरीके से एक छोटा हाइड्रे का फॉर्म, हाइड्रा जो है उसका फॉर्म ले लेगा, एंड फाइनली इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और फाइनली क्या होगा कि ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पर एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बोल रहे हैं क्या? बड जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है। विद द पासेज ऑफ टाइम ये जो बड है वो साइज में ग्रो करेगा, टेंटिकल्स डेवलप कर लेता है, एंड एट फाइनल स्टेज द बड in the form of a smaller hydra gets separated from the parent body.
ठीक है, तो बडिंग यीस्ट में हम लोगों ने देखा जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, उसके अंदर किस तरीके से होता है, और हाइड्रा जो कि एक मल्टी सेलुलर सिलेंट्रेट है, उसके अंदर किस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एनिमल्स के अंदर in some cases of animal kingdom इंटरनल बड्स, यहां हाइड्रा के अंदर हम लोगों ने पॉइंट पहले लिख दिया था कि एक्सटर्नल बडिंग होती है। इन केस ऑफ हाइड्रा एक्सटर्नल बडिंग इज देयर, बट इन सर्टेन एनिमल्स particularly in sponges internal buds develops। ठीक है, कुछ स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल बड्स भी डेवलप होते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं इंटरनल बड्स, जिनको हम नाम दे देते हैं जेम्यूल्स। ठीक है, इन स्पॉन्जेस इनके अंदर फाइलम पोरिफेरा के कुछ मेंबर्स हैं, उनके अंदर जो पेरेंट बॉडी है, उस पेरेंट बॉडी के अंदर इंटरनल मतलब पेरेंट बॉडी के अंदर जो है वो बड्स डेवलप होते हैं। हाइड्रा में हम लोगों ने कहा देखा आउटर सरफेस के ऊपर बडिंग हो रही थी, लेकिन यहां स्पॉन्जेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जेम्यूल्स इंटरनल बड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी में इस तरह का एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा होगा। ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ आपको एक पोर दिखा रखा है और अंदर की तरफ एक कैविटी ऐसे शो कर रखी होगी, और इस कैविटी के अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो आपको दिखाए गए होंगे पूरे इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि ये जो सेल्स के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कोट है, इसमें आपको कांटेनुमा स्ट्रक्चर, जिनको स्पिक्यूल्स बोल देते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गए सेल्स। ठीक है, और सेल्स के अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देंगे, जो पॉइंटेड होंगे और ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड दोनों तरीके से हो सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपको कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रखे होंगे पूरे के अंदर ऐसे। ठीक है, ये बाइडेंटेट या मोनोएक्सन या ट्राइडेंटेट जो है वो इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। The opening of the gemule is known as micropyle. This is outer protective coat. These are spicules, catenuma structure, and these are, ये जो अंदर की तरफ आपको सेल दिखा रखे हैं, these cells are known as arachiocytes। ठीक है, arachiocytes, these cells in favorable condition give rise to new sponge organisms। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जेम्यूल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है इसको हम नाम देंगे जेम्यूल। और ये इंटरनल बड्स हैं, किसमें पाए जाते हैं? स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोला गया है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, उसके अंदर थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर, कांटिनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको आप स्पिक्यूल्स बोलते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और उस प्रोटेक्टिव कोट के अंदर की तरफ यहां आपको कुछ सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ये अरेक्योसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये वो सेल्स हैं जो फेवरेबल कंडीशंस में स्पॉन्ज की नई कॉलोनी की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। तो ये इंटरनल बड्स का केस हो गया। बडिंग में आप लोग 3 एग्जांपल इंपोर्टेंटली पढ़ते हैं। एक यीस्ट का जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है,
सिंगल सेल के ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ की फॉर्म में एक नया डॉटर यीस्ट जो है वो ग्रो करता है, जो बाद में डिटैच होगा। एक्सटर्नल बडिंग इन एनिमल्स का एग्जांपल है हाइड्रा का, जिसमें एक छोटा सा हाइड्रा जो इन द फॉर्म ऑफ ए बड स्टार्ट्स ग्रोइंग ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द पेरेंट हाइड्रा, व्हिच later detach from the parent body and form or produce a complete new little hydra। ठीक है। और तीसरा केस है इंटरनल बड्स का या जेम्यूल्स का, जो कि स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जेम्यूल है, इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप एरेक्टोसाइट्स का नाम देते हैं, और ये एरेक्टोसाइट्स एक्चुअली नई स्पॉन्ज कॉलोनीज की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है। आई होप कि जो बडिंग का टॉपिक है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पोरुलेशन। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक दो मेथड्स पढ़ लिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक फिजन जो हमने पिछले वीडियो में किया, और इस वीडियो में अभी हम लोगों ने पढ़ा बडिंग के बारे में। तो नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज नोन एज स्पोरुलेशन, या आप बोल सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, इट इज अ वेरी कॉमन मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई। वेरी कॉमन in members of kingdom fungi किंगडम के मेंबर्स के अंदर बहुत ही कॉमन मेथड है ये। जो स्पोर है, यहां पर एक टर्म आई है स्पोर, दीज आर माइन्यूट, ठीक है, थिन और थिक वॉल्ड, मोटाइल और नॉन मोटाइल एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स। ठीक है। स्पोर्स क्या हैं? माइन्यूट, बहुत छोटे साइज के होते हैं, थिन या थिक वॉल्ड हो सकते हैं, इनकी जो कवरिंग होती है वो थिन भी हो सकती है कुछ स्पोर्स के केस में, कुछ के केस में ये थिक भी हो सकती है। इसके अलावा ये मोटाइल हो सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, सेल्फ मूवमेंट शो कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, यानी कि इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा जो कि मूवमेंट में हेल्प करवाए। तो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स हैं which quickly give rise to large number of new organisms। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक स्पोर से कई सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, नहीं, लेकिन स्पोर्स जो है वो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में इनका प्रोडक्शन होता है। तो इनको लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। अब ये जो स्पोर्स हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जू स्पोर्स, जैसा नाम से पता लग रहा है जू, जू वर्ड जनरली, जू जो प्रीफिक्स यहां पर लगा है ये वर्ड जनरली यूज में लाया जाता है फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स की एक खास बात होती है कि वो मोटाइल नेचर के होते हैं, वो मूवमेंट्स शो कर सकते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं जू स्पोर्स, दीज आर मोटाइल स्पोर्स, these are motile spores as they bear flagella for movement। ठीक है, इनके अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको स्पोर्स जो है वो बुक में डायग्राम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये दो फ्लैजेला जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर जो मोटाइल स्पोर्स होंगे। एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेंगे, ये आपको फाइकोमाइसिटीज जो ग्रुप है फंजाई का, उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गा, ये उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो टाइप ऑफ स्पोर है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, याद कीजिए क्लास 10th में राइजोपस नाम का एक जो फंगस है उसकी चर्चा की जाती है। तो वहां पर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि माइसीलियम का पार्ट होता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव माइसीलियम, ये रिप्रोडक्टिव माइसीलियम, और इसके ऊपर ऐसे बड़ा सा गोला जिसके अंदर छोटे छोटे कई सारे सैकड़ों की संख्या में स्पोर्स जो है वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स बोला जाता है। दीज आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल spores developed inside a sac-like sporangium। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाया है इसको आप बोलते हैं वेजिटेटिव हाइफा। इसके ऊपर जो वर्टिकल ब्रांच डेवलप कर रही है इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। ये रिप्रोडक्टिव हाइफा होता है, और इसके टर्मिनल एंड पर आप देखेंगे कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, जिसको आप नाम देंगे स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, जो मैं बोल रहा हूं कि स्पोर्स हैं, दीज आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे राइजोपस एंड म्यूकर। ठीक है, राइजोपस में और म्यूकर के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है स्पोर्स का, वो देखिए नेक्स्ट है कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स क्या है? दीज आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल spores which develop terminally over special hypha in form of chains, और सिंगली भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कोनिडियोस्पोर्स हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, मतलब कवर्ड नहीं होते किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर से। चेंज की फॉर्म में या तो ग्रो करेंगे या सिंगली ही प्रेजेंट होते हैं। अब कॉमन सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे मान लेते हैं यहां पर एक माइसीलियम के साथ हमने कोनिडियोफोर बना दिया। ठीक है, और ये जो कोनिडियोफोर है ये आगे इस तरीके से एक राउंडेड थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसके ऊपर इस तरीके से चेंज की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चेंज, ठीक है, इस तरीके से स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, ऐसे चेन की फॉर्म में जो है वो स्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक है जी, तो ये जो स्पोर्स होंगे इनको आप नाम देते हो कोनिडियोस्पोर्स, और ये जो स्पेशल हाइफा है इसको हम नाम दे देते हैं कोनिडियोफोर।
4। ठीक है, देखिए स्पोर्स को हम नाम दे देंगे कोनिडियो स्पोर्स, और वो स्पोर जिस हाइफा के ऊपर डेवलप करेगा तो उसमें हमें क्या चेंज करना है, कोनिडियो स्पोर जैसे बोला हमने, स्पोर्स हटा दिया और उसके पीछे लगा दिया 4। ठीक है, तो अगर स्पोर्स का जिक्र करना है तो आप कोनिडियो स्पोर बोलेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर बोलेंगे। लेकिन अगर आपने जिस हाइफा के ऊपर वो स्पोर्स ग्रो कर रहे हैं उसका जिक्र करना है तो आप स्पोर सफिक्स को हटा देंगे और उसकी जगह लगा देंगे 4। तो यहां कोनिडियो 4 है। इसी तरीके से आप इसको स्पोरेंजियो 4 बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये थर्ड टाइप ऑफ स्पोर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फोर्थ टाइप जो है वो है ओइडिया या ओइडियोस्पोर्स। ठीक है, these are thin walled spores formed within the hypha, ठीक है, by constriction। ठीक है, ये जो ओइडियोस्पोर है ये थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो कि फॉर्म होंगे कहां, किससे, हाइफा से, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे ये एक हाइफा है, आपको दिखा रखा है यहां पर, मान लेते हैं हमने हाइफा दिखा दिया, तो ये हाइफा जो है धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है वो डेवलप करेगा, और यही जो कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं ये अल्टीमेटली डीप होंगे और स्पोर्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे स्पोर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे ओइडिया या ओइडियोस्पोर्स। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ स्पोर्स हम पढ़ते हैं वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, लास्ट टाइप क्या है, क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स एक्चुअली थिक वॉल्ड spores produced developed from the hypha under unfavorable conditions। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर जो है वो मान लेते हैं ये हाइफा है, जैसे इसी हाइफा के अंदर अगर अनफेवरेबल कंडीशन अप्रोच करती हैं, यानी कि अभी तक तो सब सारी कंडीशंस ठीक थी, लेकिन अब जो है कंडीशंस में चेंज आ रहा है, या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या वाटर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो फंगल हाइफा होगा ये अपने अंदर के कंटेंट को कंडेंस करेगा कुछ पार्टिकुलर एरियाज में, सभी में नहीं, कुछ पार्टिकुलर एरियाज बन जाएंगे जिसके ऊपर थिक वॉल बना दी जाएगी। ठीक है, इस थिक वॉल स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं क्या, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स हैं ये हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं दे आर वेल protected from outer conditions। जैसी भी कंडीशंस हैं उनसे वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, इनके पास सफिशिएंट फूड होता है ताकि ये इसी स्टेज में अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर दें, और जैसे ही फिर वापस से फेवरेबल कंडीशन आए तो दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगल कॉलोनी। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में पूरी कॉलोनी को
प्रोटेक्ट करने के लिए या फ्यूचर में कॉलोनी को प्रोड्यूस करने के लिए या खुद की लाइफ को बनाए रखने के लिए जो फंगल हाइफा होता है वो थिक वॉल्ड इंटरनल स्पोर्स डेवलप कर लेता है, जिसको क्लेमाइडोस्पोर्स बोला गया है। इनके पास सफिशिएंट फूड होता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस को बेयर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, और जैसे ही नई फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये जर्मिनेट करेंगे और नई फंगल कॉलोनी को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो क्लेमाइडोस्पोर्स ना सिर्फ जैसे एक हाइफा से कई सारे क्लेमाइडोस्पोर बन गए, इससे नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दे आल्सो हेल्प्स इन पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब है कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं दे आल्सो हेल्प द fungus to tolerate unfavorable conditions in a less active form। ठीक है, तो ये मेन स्पोर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, मेन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। हाँ, इनके अलावा और भी कई तरह के स्पोर्स होते हैं, सभी को हमने यहां मेंशन नहीं किया। और जो स्पोर फॉर्मेशन है वो ना सिर्फ एसेक्सुअल में होती है बल्कि सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोगों ने दो मेथड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक है बडिंग जिसमें हम लोगों ने यीस्ट का, हाइड्रा का और स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स का एग्जांपल पढ़ा, और दूसरा जो टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने पढ़ा वो है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, जिसमें हमने 5 अलग अलग तरह के स्पोर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले मोटाइल नेचर का स्पोर जिसको जू स्पोर बोला गया, उसके बाद में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोगों ने शो किया था स्पोरेंजियोस्पोर्स, तीसरा कोनिडियोस्पोर्स, चौथा जो था ओइडियोस्पोर्स है, और पांचवा जो हम लोगों ने थिक वॉल्ड स्पोर्स पढ़ा ये है क्लेमाइडोस्पोर्स। जू स्पोर्स को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी के जितने भी स्पोर्स हमने आज पढ़े वो सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आज आप लोगों ने पढ़ना है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, आपके डाउट्स जो हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व करूं। तब तक के लिए इसे पढ़िए पूरे कंसेप्ट को, और खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।